एक व्यक्ति लगभग 11 साल से सलाखों के पीछे बंद था, कैद था। उसने कोर्ट को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि मैं साहब इस सलाखों से कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं जो 18 साल के हो चुके हैं, जिन्हें मैंने काफ़ी दिनों से नहीं देखा है, कई सालों से नहीं देखा है। उन्हें एक बार जी भरकर देखना चाहता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन के लिए आप बाहर भेज दीजिए। कोर्ट में जब ये पत्र पहुँचता है तो जज भी ये देखकर हैरान था, परेशान था कि ये इस व्यक्ति को बाहर भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो जुर्म किया था वो जुर्म वाकई बहुत भयानक था, बहुत खौफनाक था, क्योंकि उस जुर्म की गूंज न केवल हिंदुस्तान में थी बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई थी। ये पत्र जब कोर्ट में जाता है तो तब अखबार में खबर छपती है, और खबर अखबार में छपने के बाद एक बार फिर से लोगों की स्मृति पटल पर वही वाकया, वही किस्सा फिर से जब याद होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको वो इतना प्यार करता हो, आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये कहानी वाकई आपको परेशान कर सकती है, आपको विचलित कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून का एक इलाका है प्रकाश नगर। प्रकाश नगर का एक व्यक्ति जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जिसका नाम है राजेश गुलाटी। उसकी पत्नी लगभग 57 दिन से लापता थी और वो अपनी पत्नी को लेकर बेहद परेशान था, क्योंकि उसके बच्चे जिनकी उम्र या 7 साल या 8 साल के आसपास, उन्हें स्कूल भी जाना होता था और राजेश गुलाटी को अपने ऑफिस भी जाना होता था। अपने बारे में सोचे, अपने ऑफिस के बारे में सोचे, ये बच्चों के स्कूल कॉलेज को देखे, करे तो क्या करे। उन बच्चों को लेकर वो अक्सर रोने लगता था और बीच बीच में अपने माँ बाप से और साथ ही अपने ससुराल वालों से भी बातचीत करता रहता था कि मम्मी पापा, इस बार तो अनुपमा गुलाटी को गए हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो शायद लौट कर नहीं आएगी, मैं करूं तो क्या करूं। इसकी परेशानी देखते हुए जो इसका साला है SK चौधरी, वो दिल्ली से सीधा पहुंच जाता है देहरादून, और देहरादून में अपने बहनों के घर जाकर उनसे कहता है कि जिया जी, इतने दिन हो गए हैं बहन को गए हुए, आपने किसी थाने या चौकी में जाकर कोई गुमशुदगी या कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या वजह है आखिरकार? आज हो ना हो हम दोनों को किसी थाने में चलना चाहिए और अनुपमा पटेल की गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए। पुलिस इस मामले में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। वो कहता है ठीक है। इसी बीच में राजेश गुलाटी नहाने के लिए चला जाता है और उसके आने का इंतज़ार करता है, अपने बहनों के आने का इंतज़ार करता है। SK चौधरी जब सोफे पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था तो अचानक एक मैसेज आता है, और वो मैसेज में लिखा था कि भैया तुम मेरा इंतज़ार मत करना, अब मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगी। जब ये मैसेज उसका भाई देखता है तो जैसे ही राजेश बाथरूम के अंदर से निकलता है तो सबसे पहले SK चौधरी उस मैसेज को दिखाता है कि देखो बहन का मैसेज आया है। अभी तक उसका मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था, लेकिन अचानक से अभी उसका मोबाइल ऑन हुआ है और उसमें वो मैसेज लिखती है कि भैया मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, अब मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगी। तो राजेश कहता है मैं पहले ही कहता था कि वो नाराज़ होकर गई है और वो हम लोगों से इतना नाराज़ है कि वो वापस लौट कर आना ही नहीं चाहती, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी वापस लौट के आ जाएगी, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अब थाने नहीं चलते। जब बहनोई मना करता है तो साला कहता है नहीं, अब हमें थाने ज़रूर चलना चाहिए, इस मोबाइल को लेके चलते हैं, इस मैसेज को दिखाएंगे और बताएंगे कि 57 दिन से वो लापता है और वो आना नहीं चाहती, तो पुलिस कम से कम उसको ढूंढ कर तलाश कर वापस लेकर आ जाएगी। यहाँ से सीधा पहुँचते हैं थाने और थाने जाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ तफ्तीश करने के लिए हम सीधा घर आएंगे, आप इंतज़ार करना। पुलिस ऐसे बात करती है जैसे क्या उन्हें इस केस से, इस महिला के गायब होने से कोई मतलब ही नहीं था। साले बहनें दोनों घर पहुंच जाते हैं, बच्चों के साथ हम समय बिताते हैं। अभी 2-3 घंटे का समय हुआ था कि अचानक से 5 पुलिस वाले घर में आ जाते हैं। अभी जो FIR हुई थी उसी के संबंध में। दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद अनुपमा का फ़ोटो देखा जाता है। उसका जो फोटोग्राफ्स था वो दुल्हन बने हुए फोटोग्राफ्स, अभी कुछ दिन पहले तो शादी हुई थी, उसी के बारे में पता कर रहे थे कि क्या थी, क्या मसला था, उसके बारे में जब पूछा जाता है तो कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ जानकारियाँ लेकर पुलिस अब घर से निकल ही रही थी कि उन 5 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की नज़र पहुंचती है घर के अंदर रखे हुए एक फ्रीज़र पर। वो था डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र जो होता है वो अक्सर दुकानों में देखने को मिलता है। बड़ा सा फ्रीज़र होता है, उसके अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक रखता है तो कुछ उसमें आइसक्रीम वगैरह रखते हैं। घरों के अंदर कभी भी डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल होता ही नहीं है, होता है तो फ्रीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे ही उस पुलिस वाले की नज़र पहुंचती है तो अपने बड़े ऑफिसर से कहता है कि साहब घर के अंदर डीप फ्रीज़र का क्या मतलब हो सकता है। वो पुलिस वाले जब घर की दहलीज को पार करने ही वाले थे, वापस लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उस डीप फ्रीज़र की तरफ जाते हैं और जाकर कहते हैं ये नया सा फ्रीज़र, ये इसका क्या मतलब है, ये घर में क्यों रखा हुआ है।
तो राजेश गुलाटी कहता है कि साहब ऐसे ही रखा हुआ है, बस मैंने ले लिया था। ले लिया तो ठीक था, लेकिन इसका ताला क्यों लगाया हुआ है? बोले बस ऐसे ही लगा रखा है, कोई इसकी चाबी अभी मुझे पता भी नहीं है। अनुपमा मैंने लगाया था, और अनुपमा ने लगाया था, मुझे नहीं पता इसकी चाबी अभी कहाँ रखी है, वो ही बता सकती है। उसको देखने के बाद, उसकी पैकिंग को देखने के बाद लग रहा था कि वो 57 दिन पुराना नहीं, बल्कि अभी जल्दी में ही तो लिया था। लेकिन ताला क्यों लगा हुआ है, ये एक सवाल था। जब राजेश पर बार बार दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाकर उससे बार बार पूछा जाता है कि इसकी चाबी कहाँ है, तो राजेश टूट जाता है। उसकी मजबूरी बन जाती है, आखिरकार वो चाबी ले जाकर सीधा उस दरोगा यानी कि SHO के हाथ में दे देता है। कहता है साहब ये रही इसकी चाबी, अब आप खुद ही देख लीजिए। जब बात खुद देखने की आती है तो SHO उस डीप फ्रीजर का जो ताला लगा हुआ था उसको खुलवाता है, और खोलने के बाद अंदर जब देखते हैं तो देखकर उसमें कुछ पॉलीथीन रखी हुई थी। बड़ी संख्या में पॉलीथीन थी, काले रंग की, और उसमें बर्फ़ जमा हुआ था बहुत ज़्यादा। एक काले रंग की पॉलीथीन को, उस छोटी सी पॉलीथीन 2 या 2.5 किलो के आसपास का या 1 किलो के आसपास का उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, उसे बाहर निकाल के जब देखा जाता है तो उसके अंदर मीट रखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मीट खाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी पॉलीथीन निकाली जाती है, दूसरी पॉलीथीन के अंदर भी मीट रखा हुआ था। तीसरी पॉलीथीन निकाली जाती है, तीसरी पॉलीथीन के अंदर भी मीट रखा हुआ था। लेकिन इस तीसरी पॉलीथीन में कुछ ऐसा था जो शायद नहीं होना चाहिए था। उस पॉलीथीन को जब खोला जाता है, क्योंकि डीप फ्रीजर के अंदर वो पॉलीथीन बहुत सारी रखी हुई थी, रखी होने से जो मीट था उस मीट के अंदर, क्योंकि वो पत्थर जैसा बन चुका था और उसके बाहर भी बर्फ़ की पपड़ी जैसी जमी हुई थी, और जब उसके पिघलने का इंतज़ार किया और वो पिघल के जब बाहर निकल के आता है तो उसमें हाथ रखा हुआ था, हाथों की उंगलियां रखी हुई थी। और जब उसे डांट डपट के पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तब वो कहता है कि साहब यही अनुपमा है, इन पॉलीथीन के अंदर अनुपमा पैक है। एक एक करके उस पॉलीथीन की जब बैग बाहर निकाले जाते हैं तो उनकी संख्या निकलती है 35 पॉलीथीन के अंदर वो पैक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बाकी हिस्सा भी कहीं गायब है, कहीं कुछ ना कुछ है। और उससे पूछा जाता है कि बाकी हिस्सा कहाँ है, तो कहता है साहब बाकी हिस्सा तो मैं फेंक चुका हूँ। कहाँ फेंक चुके हो, इसके बारे में जब उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तब वो फ्रीजर के पास बैठकर उससे कमर लगाकर और दहाड़े मारकर जब रोने लगता है, तो रोता हुआ देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कि वो बनावटी तौर पर रो रहा था, बल्कि वो सचमुच उसकी आंखों में आंसू थे। सचमुच ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वाकई उसे अपने किए पर पछतावा था। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं, और पूछने के बाद क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर हाथ देखने के बाद बाकी और पॉलीथीन भी चेक की गई, उसमें शरीर के बाकी अंग थे, हिस्से थे, उन्हें देखने के बाद वो पांचों पुलिस वाले भी थर थर काँप रहे थे। काँप रहा था उस अनुपमा गुलाटी का भाई SK चौधरी। उन्होंने अपनी आंखों से कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिए जाएं। जब उसे डांटा जाता है, जब उसे फटकारा जाता है, जब उसे सख्ती से पेश आया जाता है, तब वो अपनी कहानी बयां करता है। वो कहानी कुछ इस तरह थी। वो कहता है कि जब 1999 की बात है, वो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे, MCA कर रहे थे। उसी MCA करने के दौरान ही उसकी अनुपमा पटेल से मुलाकात हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। प्यार तो प्यार था, घर वालों को शादी मंजूर ना हो, घर वाले शादी से ऐतराज़ करें, वो दोनों यहाँ से सीधा चले जाते हैं अमेरिका का वीज़ा लग जाता है और अमेरिका में जाकर वो सेटल्ड हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। क्योंकि जो कोर्स अनुपमा ने किया था वही कोर्स किया था राजेश गुलाटी ने, और वहाँ अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। मगर इसी बीच में अनुपमा मतलब कि एक जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। 2 बच्चे जब एक साथ होते हैं तो उनकी परवरिश को लेकर अनुपमा कहीं ना कहीं परेशान रहने लगती है, और वो फैसला करते हैं दोनों कि अब हम वापस अपने घर चलते हैं, इंडिया चलते हैं। अनुपमा रहने लगती है अपने माँ बाप के पास, और राजेश नौकरी की तलाश में लग जाता है। राजेश की नौकरी लग जाती है जाकर कोलकाता में जब नौकरी लगती है, और एक अच्छी बड़ी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में वो नौकरी करने लगता है, वहीं रहने लगता है। अनुपमा अपने माँ बाप के पास अपने बच्चों की परवरिश करने में लग जाती है। लेकिन जब राजेश गुलाटी कलकत्ता जाता है, कलकत्ता जाने के बाद वहाँ उसकी पड़ोस में एक महिला रहती थी, बेहद खूबसूरत महिला। उस खूबसूरत महिला से उसे कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। प्यार पहले भी हुआ था, प्यार दूसरी बार भी हो जाता है, और इस प्यार की भनक लग जाती है अनुपमा को। और जब अनुपमा को इस बात की भनक लगती है तो वो आग बबूला हो जाती है और वो सीधा पहुंच जाती है कोलकाता, और कोलकाता में जाकर अपने पति के साथ हंगामा खड़ा कर देती है। हंगामा कुछ इस कदर होता है कि मामला थाने जाता है, मुकदमा दर्ज होता है, दोनों का मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद जज एक आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी को ना कि केवल परेशान करोगे, बल्कि 20,000 रुपये महीने इन बच्चों की परवरिश के लिए खर्चा भी दोगे। दोनों पति पत्नी आपस में ही बैठकर समझौता करते हैं कि जो भी पीछे हुआ है, जो इतिहास
काला है उसको सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, जो हुआ है उसे भुलाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई दुनिया, एक नई ज़िंदगी, एक नए सिरे से अपने आप को शुरू करते हैं। और उसकी शुरुआत करते हैं जाकर सीधा देहरादून में। और देहरादून में वो पति पत्नी प्रकाश नगर में बड़े खुशहाल तरीके से रह रहे थे, मगर पत्नी को जो दिमाग में शक की सुइयाँ अपनी कोलकाता वाली बात पर घूमती थीं, वही शक की सुइयाँ उसको देहरादून में भी घूमने लगती हैं और वो आए दिन अपने पति से किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लगती थी। झगड़ा करते करते हालत कुछ इस तरह से बिगड़ने लगती थी कि दोनों के बीच में कई बार हाथापाई की नौबत भी आ जाती थी। और 17 अक्टूबर 2010 का वो दिन था कि आज बच्चे तो खैर पहले सो चुके थे, लेकिन अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच में कुछ इस तरह लड़ाई होती है कि दोनों के बीच में काफ़ी मारपीट हो जाती है। और मारपीट के दौरान ही राजेश गुलाटी अपनी पत्नी को धक्का जब देता है तो धक्का देने के बाद उसका सर जाकर सीधा बेड में लगता है और बेड में लगने के बाद वो बेहोश हो जाती है। लगभग आधा घंटा बीत जाता है और उसको होश नहीं आता। जब उसे देखता है कि ये पहले ही एक मुकदमा दर्ज करा चुकी है, ऐसा ना हो कि फिर एक बार फिर से मुकदमा हो, फिर से तुझे जेल जाना पड़े, तो इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसकी सांसें चल रही थीं। और जब उसने उसको मारने की कोशिश की तो मारने की कोशिश के दौरान ही उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और घर के अंदर रखी हुई थी रुई, उस रुई को उसके मुंह में ठूंस देता है और पूरी तरह से उसके मुंह को भर देता है। उसके बाद फिर अपनी पत्नी की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बच्चे स्कूल गए हुए थे आज, ये हाँ, क्योंकि ये मामला शाम का था, बच्चे दूसरे कमरे में सो चुके थे। वो अपने ऑफिस से आया था, ये तब का वाकया है। अब ऐसी कंडीशन में उसने अपनी पत्नी की लाश को उठाया और सीधा जाकर बाथरूम के अंदर रख दिया। बच्चे सो चुके थे, बच्चों का अगले दिन स्कूल होता है और वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लाश अभी बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। बाथरूम दो थे, एक घर के बाहर था और एक घर के अंदर वाले कमरे में जो अटैच कमरे में था। उस लाश को उसने देखकर वो परेशान था कि आखिरकार इस लाश को कहाँ फेंके, कैसे फेंके, और वो रात भर मंथन करता रहा, लेकिन उस लाश को उस जगह से हटा नहीं पाता है। आखिर करे तो क्या करे, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, परेशान था। इसलिए उसने एक प्लान किया और प्लान कुछ इस तरह था कि जो बहुत ही भयानक प्लान था। वो सीधा बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद सुबह सुबह दुकान पर जाने के बाद डीप फ्रीज़र लेके आता है और डीप फ्रीज़र को अपने घर में रखता है। फिर दुकान पर जाता है और लकड़ी काटने वाली एक मशीन होती है उसको लेके आता है। फिर बाज़ार जाता है और बाज़ार से फिर एक आरी लेके आता है और फिर बाज़ार जाता है। बाज़ार वो बार बार इसलिए जाता है क्योंकि अलग अलग दुकानों से वो सामान खरीद रहा था। डिफरेंट सामान खरीद कर वो अपने घर में इकट्ठे कर रहा था। जैसे जैसे उसको याद आ रहा था वैसे वैसे वो कर रहा था। बच्चे रात को सोते थे और वो अपनी पत्नी के उससे पहले जैसे डीप फ्रीज़र ला के रखा तो उसने अपनी पत्नी को डीप फ्रीज़र के अंदर ऐसे के वैसे रख दिया और उसकी लाश बिल्कुल बर्फ़ बन चुकी थी, जम चुकी थी। अब उसने रात को जब मौका मिलता था उसको लाश को निकाला और निकालने के बाद पहले उसने उसके पैर काटे, फिर उसने उसके हाथ काटे और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटता था। और काटने के बाद उसने उसी फ्रीज़र के अंदर, डीप फ्रीज़र के अंदर, पॉलीथीन के अंदर वो पैक करता था, रखते रहता था। लगभग 72 पैकिंग होती हैं और 72 पैकिंग में अपनी पत्नी को वो पैक कर देता है। अब इंतज़ार करता है अपने इस बच्चों की छुट्टी का, इंतज़ार करता है वो अपनी छुट्टी का। जिस दिन भी छुट्टी होती थी वो अपने बच्चों के साथ जाता था। देहरादून, मसूरी वगैरह उस इलाके में, पहाड़ी इलाके में जब घूमने के लिए जाया करता था तो वैसे ही 2 या 1 पॉलीथीन साथ लेके जाया करता था और वो पॉलीथीन फेंक दिया करता था। इसी तरह से अक्टूबर का पूरा महीना गुजर जाता है, नवंबर का भी पूरा महीना गुजर जाता है और गुजरते गुजरते वो ऐसे ही अपना काम कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि जैसे जैसे छुट्टियाँ होती रहेंगी, क्योंकि उस लाश के जो टुकड़े उसने किए थे उस टुकड़ों को पूरा बर्फ़ बन चुका था, उसमें किसी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही थी। उसने कोई हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, वहीं से उसको आइडिया आया था कि किस तरह से अपनी पत्नी की इस लाश को ठिकाने लगाना है। उसने पूरा काम कर दिया, लेकिन एक गलती कर जाता है। वो गलती थी जब वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है तो अपने साले को, अपनी ही पत्नी के मोबाइल से मैसेज करता है कि भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगी। शायद उसका भाई को शक हो चुका था और उसके भाई ने एसएचओ से कहा था कि हो ना हो मेरी बहन कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। राजेश गुलाटी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जो काम 57 दिन से नहीं हुआ था, अचानक से उसके पास मैसेज आता है, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि पुलिस को पहले ही शक जाहिर कर दिया गया था, पुलिस को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर एक ऐसी वस्तु है, डीप फ्रीज़र है, जो शायद सामान्य घरों में क्या बड़े बड़े घरों में भी नहीं मिलता है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसने अपने इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जब उससे बात कर रही थी तो वो तोते की तरह एक एक बातें बता रहा था। जैसे कई बार पेशेवर अपराधियों के सामने पुलिस को सख्ती से पेश आना पड़ता है, उसे जानने की कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ बहुत आराम से एक एक चीज़ वो वेल तरीके से बता रहा था, क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा था, बहुत फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। लेकिन अपनी पत्नी से वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो कह रहा था कि मेरी पत्नी जब रोज़ रोज़ के झगड़े करती थी या इवन की मारपीट करती थी, तब मुझे लगता था कि शायद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है,
मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में जाने के बाद अदालत उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। हालांकि इसको रेयर ऑफ द रेयर केस में शामिल नहीं किया, मगर जिस तरह से उसने हत्या के बाद में जिस घटना को अंजाम दिया था, उस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2010 के बाद इस किस्से को कितनी बार नहीं सुना हो, क्योंकि कोई व्यक्ति वो जो कि बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, उसके बाद वो इतना बड़ा जुर्म आखिरकार कैसे कर सकता है, लाश के 72 टुकड़े कैसे कर सकता है और उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा शातिर दिमाग कैसे लगा सकता है। उसने अपनी पत्नी से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन कहते हैं कि जुर्म को कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, जुर्म कभी छुपता नहीं है। जुर्म छुपा ही नहीं और उसको जेल होती है, उम्र कैद होती है। उस वक्त बच्चे थे 7 या 8 साल के, अब बच्चे वो 18 साल के हो चुके हैं। उसने फिर कोर्ट को पत्र लिखता है, कहता है कि मैं एक बार बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो अमेरिका भी रहा है, वो कलकत्ता भी रहा है, वो दिल्ली भी रहा है और वो उत्तराखंड के देहरादून में भी रहा है, क्योंकि दुनिया के उसने अलग अलग देशों को देखा था, दुनिया के भारत के अलग अलग जगहों को देखा था। एक बार फिर से वो दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने उसको अनुमति नहीं दी। कोर्ट कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सलाखों के पीछे ही रहना सही है। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर 2017 को उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। साथ ही 15 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया था और साथ ही उस पर 70,000 रुपये राजकीय कोष में जमा करने की बात कही गई थी। वो सब शायद उसने पूरा किया था। लेकिन जो भी है, कभी भी अगर ऐसा आपके साथ या आपकी पत्नी से या परिवार में किसी से आपकी बन नहीं रही है, आपकी ठन रही है, आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, तो कोर्ट आपको अलग रहने के लिए परमिशन देता है। आप तलाक ले सकते हैं, उससे दूरियां बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अलग रहने के। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या करके उसके 72 टुकड़े करके समाज को एक ऐसा मैसेज देंगे कि जो पढ़े लिखे लोगों पर यकीन किया ही ना जा सके। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।